नमस्कार दोस्तों। सीईटी परीक्षा 2026 में राजस्थान जीके में पूरे अंक लाने हैं तो आज की क्लास मिस मत करना। देखो आज हम राजस्थान इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ना गुज्जर प्रत्याश वंश। कौन सा? गुज्जर प्रत्याश वंश। इसको न सिर्फ हम पढ़ेंगे बल्कि क्लास के अंदर 100% याद कर लेंगे। कितना? 100% है ना, ये याद कर लेंगे, वो भी शानदार ट्रिक के साथ है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो क्लास का नंबर पार्ट है ना हमारा, वो है क्लास हमारी कौन सी है साथियों? क्लास हमारी है 3। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, 1 है 2, वो देख लेना। वो क्या है? राजस्थान की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति से संबंधित है। एक एक टॉपिक को हमने क्या है बहुत ही शानदार तरीके से कराया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गुज्जर प्रत्याश राजवंश उसका परिचय देखते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। तो देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु और हुणों के आक्रमणों के उपरांत गुर्जर प्रत्याश राजवंश ने भारत की बिखरी हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। देखो साथियों ध्यान से देखो, तो इसका गुर्जर प्रत्याश का राजवंश है, इसका अगर हम परिचय पढ़ें तो देखो, हर्षवर्धन की मृत्यु का किसके बाद है? हर्षवर्धन की मृत्यु और हुणों के आक्रमण के उपरांत गुर्जर प्रत्याश राजवंश ने भारत की जो बिखरी हुई राजनीतिक है उसको एकता को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने 6वीं से 12वीं शताब्दी तक विदेशी आक्रमणों से भारत भूमि की सफलतापूर्वक रक्षा की थी। इन्होंने क्या साथियों देखो, इन्होंने 6वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक क्या है, विदेशी जो आक्रमण हो रहे थे उनको बचाने के लिए क्या था, तो भारत की भूमि को सफलतापूर्वक इसकी रक्षा की थी। भारत की भूमि इसकी रक्षा की थी विदेशी आक्रमणों से। किसने? जो गुर्जर प्रत्याश राजवंश ने। तो याद रख लेना, ये याद रखना, 6वीं से 12वीं शताब्दी तक इसने विदेशी आक्रमण जो हो रहे हैं उनसे रक्षा की थी भारत की, ये याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो आप टेलीग्राम पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। चलो आगे देखो। आगे हम देखते हैं इसका प्रथम अभिलेख उल्लेख मिलता है। प्रथम जो अभिलेख उल्लेख मिलता है ना वो देख लेते हैं। तो देखो, चालुक्य शासक, क्या साथी? चालुक्य शासक है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी रविकृति जैन द्वारा रचित ऐहोल अभिलेख में गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख मिलता है। अब देखो गुज्जर जाति, देखो साथियों क्या है? गुज्जर जाति ना, गुज्जर जाति, इस जाति का जो प्रथम उल्लेख है ना ये कहाँ पे मिलता है? तो ध्यान देखो साथियों, इसका ध्यान से देख लेना। इसका प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो कौन से जो अभिलेख उसके अंदर मिलता है? देखो, चालुक्य शासक, चालुक्य जो शासक था ना पुलकेशियन, कौन है? पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कविता रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित है ऐहोल। कौन सा? ऐहोल अभिलेख। इस अभिलेख के अंदर साथियों गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख है, ये मिलता है। अगर प्रश्न के अंदर आए ना कि गुज्जर जाति का प्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है, तो ऐहोल जो अभिलेख इसके अंदर मिलता है। किसके द्वारा रचित है ये साथियों? तो रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित है। और किसका दरबारी था ये? तो पुलकेशियन द्वितीय के दरबारी कवि थे, चालुक्य शासक था। तो याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से बन सकता है सीटी परीक्षा, रीट है और क्या है सेकंड ग्रेड के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से क्या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं। याद रखना, गुर्जर जाति का जो प्रथम उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? रचित कौन सा है? ऐहोल अभिलेख के अंदर मिलता है। रचित इसके रवि कीर्ति जैन द्वारा रचित है। चालुक्य शासक पुलकेशियन द्वितीय के ये दरबारी कवि थे। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं। इसके बाद में इसके विभिन्न नाम देखो, इसके जो विभिन्न नाम है ना गुजर राजवंश के, इसके विभिन्न नाम देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में अगर ज़्यादातर इसके विभिन्न नाम ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो देखो विभिन्न नाम में अगर हम पहला एक तो नंबर टॉपिक है ये देखें। देखो, नीलकंठ राधनपुर देवली करहाडाड अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। देखो यहाँ पे देखो कहाँ पे इनको गुज्जर कहा गया है, मतलब कौन से कहाँ पे कौन सा अभिलेख है, इन अभिलेखों में क्या है प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है। तो ध्यान से देखो, एक तो नीलकुंठ, क्या साथियों? नीलकुंठ है। दूसरा आपका राधनपुर है, दूसरा आपका क्या है? राधनपुर। तीसरा आपको देवली, क्या है? तीसरा आपका देवली है। और 4 नंबर ना आपका वो क्या है? करडा है। क्या है आपका? करडा है। इन अभिलेखों क्या साथियों प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुज्जर कहा गया। इन अभिलेखों में क्या है? प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया। अब देखो आपका 2 नंबर क्या है? स्कंद पुराण में, क्या साथियों? स्कंद पुराण में पंच द्राविडों में गुज्जर भी शामिल है। देखो साथियों, स्कंद पुराण में पंच द्राविडों में क्या साथियों? गुज्जर भी शामिल है, ये याद रख लेना। अब देखो आपका 3 नंबर क्या है कि पूर्व मध्य काल में आए अरब यात्री इन्हें जुर्ज या
अल गुज्जर कहते थे। देखो यहाँ से ध्यान से देख लेना कि पूरे काल में कहाँ पे साथियों, पूरे काल में आए जो अरब यात्री थे ना, अरब यात्री पूर्व काल में जो आए अरब यात्री थे वो उनको क्या साथियों, प्रत्यारों को क्या है, या तो जुर्ज कहते थे या क्या कहते थे, अल गुर्जर क्या कहते थे, क्या कहते थे, अल गुर्जर कहते थे। कौन कहते थे, मध्यकाल में जो आए थे अरब यात्री ये कहते थे प्रत्यारों को। किनको साथियों, प्रतिहारों को कहते थे। याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण, या तो जुर्ज या कहते अल जुर्ज भी कहते थे। अब देखो आपका 4 नंबर है कि चीनी यात्री जो आया था ना अवेनसांग, ये इन्हें कुचुलो क्या है, कुचुलो गुज्जर कहा जाता, मतलब कुचुलो मतलब गुज्जर कहता था। याद क्या कहता था, कुचुलो गुज्जर कहता था। कौन कहता था, चीनी यात्री जो अवेनसांग आया था ना वो कहता था कुचेला कुचेला कुचेलो क्या कहते थे, कुचेलो कहते हैं, मतलब गुज्जर कहता था। याद रख लेना प्रत्यारों को। चलो बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से याद रख लेना, रट लेना। एक बार मैं वापिस इसको दोहरा देता हूँ। देखो गुज्जर है, ये प्रत्यारों को गुज्जर कौन से अभिलेख के अंदर कहा गया है, तो नीलकुंठ है, राधनपुर है साथियों, देवली है और क्या करडाय। इन अभिलेखों में क्या साथियों, प्रत्यारों को गुज्जर कहा गया है। अब देखो स्कंद पुराण में पंच द्राविडों में क्या साथियों गुज्जर भी शामिल है। पूर्व मध्यकाल में जो आए थे ना अरब यात्री, वे इनको मतलब प्रत्यारों को जुर्ज या कि अल गुज्जर भी कहते थे। और जो 4 नंबर है ना आपका चीनी यात्री ये इन्हें क्या कुचेलो मतलब गुज्जर कहते थे। ये यहाँ पे याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने योग्य बात है ये। तो यहाँ पे आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे ना वो यहाँ से बनेंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्या आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखो आपका जो अगला जो टॉपिक हमारा रहता है ये क्या, देखो क्षेत्रीय ब्राह्मण की उत्पत्ति। अब देखो इसका क्षेत्रीय ब्राह्मणों से संबंधित जो उत्पत्ति है ना वो देख लेते हैं, इनसे संबंधित प्रत्यारों से संबंधित। देखो मिहिर भोज क्या साथियों, मिहिर भोज के ग्वालियर अभिलेख में नागभट्ट को राम का प्रत्यार क्या साथियों, नागभट्ट को राम का प्रत्याहार व विशुद्ध क्षेत्रीय कहा गया है। लक्ष्मण मतलब लक्ष्मण का राजवंश किसका साथियों, लक्ष्मण का वंशज माना गया। ध्यान से देखो साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका क्षेत्रीय ब्राह्मण की उत्पत्ति से संबंधित बात करें ना तो देखो मिहिर भोज है ना, मिहिर भोज इसके ग्वालियर अभिलेख में साथियों नागभट्ट को क्या साथियों, नागभट्ट को राम का प्रत्यार क्या है, नागभट्ट को राम का प्रत्यार व विशुद्ध क्षेत्रीय कहा गया है। याद रखना, और लक्ष्मण का वंशज भी माना गया है, ये यहाँ पे याद रखना। फिर देखो इसके बाद में देखो जो गटियाला अभिलेख कौन सा, गटियाला अभिलेख में प्रत्यारों के मूल पुरुष मतलब जो है हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है। देखो यहाँ से याद रखने वाली योग्य बात है, यहाँ से क्या आने वाला भी प्रश्न है साथियों, जो गटियाला अभिलेख कौन सा, जो गटियाला अभिलेख ना साथियों, गटियाला अभिलेख, इस अभिलेख में प्रत्यारों के जो मूल पुरुष है ना, प्रत्यारों के मूल पुरुष कौन है, हरिश्चंद्र है। अगर आपसे पूछे ना कि गटियाला अभिलेख के अनुसार प्रत्यारों का मूल पुरुष किसे माना गया है, कौन है, तो याद रख लेना हरिश्चंद्र है। अब देखो हरिश्चंद्र को ब्राह्मण क्या साथियों, हरिश्चंद्र को क्या ब्राह्मण बताया गया है। इस अभिलेख के अनुसार क्या है, गटियाला अभिलेख के अनुसार प्रत्यारों का जो मूल पुरुष है ना हरिश्चंद्र, इसको क्या है ब्राह्मण बताया गया है। और हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी क्या साथियों, हरिश्चंद्र की 2 रानियां थी। अब आपसे पूछे कि हरिश्चंद्र की कितनी रानियां थी, तो 2 रानियां थी। कि कौन कौन सी थी, एक तो ब्राह्मणी थी और दूसरी क्षेत्रीय थी भद्रा। देखो एक ब्राह्मणी व दूसरी चित्राणी थी भद्रा। अब देखो हरिश्चंद्र की 2 रानियां, एक तो ब्राह्मणी थी और दूसरी कौन सी साथियों, चित्राणी थी भद्रा। चित्राणी भद्रा से उत्पन्न प्रत्यार क्षेत्रीय कहलाई। अब देखो चित्राणी भद्रा से उत्पन्न जो प्रत्यार है ना साथियों, ये क्या कहलाते, क्षेत्रीय कहलाते। अब ध्यान से देखो, अब जो देखो कि चित्राणी भद्रा से उत्पन्न जो प्रत्यार थे ना, प्रत्यार मतलब वंश से, वो क्या कहलाते, क्षेत्रीय कहलाए थे। क्या साथियों, क्षेत्रीय कहलाए थे। तो याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक बार वापस मैं आपको दोहरा देता हूं ताकि आपको समझ में आ सके। देखो मिहिर भोज के जो ग्वालियर अभिलेख है ना, मिहिर भोज का जो ग्वालियर अभिलेख, इसमें नागभट्ट को राम का प्रत्यार बताया गया है, विशुद्ध क्षेत्रीय भी इसको कहा गया है, लक्ष्मण का वंशज भी माना जाता है। अब देखो इसके बाद में आता है आपका गटियाला अभिलेख। क्या इसकी उत्पत्ति से संबंधित बात करें, गटियाला अभिलेख। इस अभिलेख में प्रत्यारों का जो मूल पुरुष है ना हरिश्चंद्र को ब्राह्मण बताया गया है गटियाला अभिलेख के अनुसार। और हरिश्चंद्र की 2 पत्नियां बताई गई, एक तो ब्राह्मणी और दूसरी क्या साथी आपकी क्षेत्रीय मतलब चित्राणी मतलब भद्रा। और चित्राणी भद्रा से उत्पन्न प्रत्यार है ना, ये आपकी कहलाते थे क्षेत्रीय कहलाए। क्या कहलाए, आपके क्षेत्रीय प्रत्यार कहलाए थे, ये याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी टॉपिक आपको, देखो इस क्लास के अंदर आपको कोई भी टॉपिक है ना वो अगर समझ में ना आए ना तो एक बार कमेंट कर देना कि सर मुझको ये टॉपिक है ना, ये यहाँ से ये क्या समझ में नहीं आया है, तो मैं आपको वापस कराने की जरूर कोशिश करूँगा। और शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बिल्कुल शॉर्ट तरीके से कराने की जरूर कोशिश करूँगा, बस आपको ध्यान से समझना है। चलो आगे देखो, यहाँ से क्या 1 या 2% ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर आएंगे। तो
चलो आपका अगला देखो मूल निवास स्थान। अब हम देखते हैं गुर्जर प्रत्यार राजवंश का है, इसका जो मूल स्थान है क्या साथियों, मूल निवास स्थान है ना, ये देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से टॉपिक बनेगा, प्रश्न भी आपको आगे क्या देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो गुर्जर प्रत्यार वंश है ना, ये आपकी रीट प्री है, चाहे रीट मेंस है, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड है, इनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। तो सीटी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आपका सीटी के लिए क्या साथियों आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देख लेना। गुर्जर प्रत्यार से संबंधित तो क्या एक प्रश्न या क्या दो प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेंगे, एक भी प्रश्न आपका इसका गलत नहीं होगा। और जो प्रैक्टिस सेट है वो आप रोजाना 10:30 क्या आपका रोजाना 10:30 है वो आपसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि इसके अंदर हम रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्न ये करवाते हैं। चलो आगे देखो, इसमें मूल निवास स्थान है ये देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो साथियों क्या है, प्रतिहार शासकों के जोधपुर व गटेला अभिलेखों के आधार पर इनका मूल निवास स्थान गुजरात मतलब पश्चिमी राजस्थान माना जाता है। अब देखो किन के अनुसार, देखो प्रतिहार शासकों के तो जोधपुर व गटियाला अभिलेखों के आधार, देखो साथियों मतलब जो प्रतिहार है ना, प्रतिहार राजवंश, इनमें देखो साथियों प्रतिहार शासक इनका जोधपुर व गटियाला अभिलेखों के आधार पर जो इनका मूल स्थान, इनका जो मूल स्थान माना जाता है वो माना जाता है गुजरात मतलब पश्चिमी राजस्थान है, ये माना जाता है किसके अनुसार, जोधपुर व गटियाला अभिलेखों के आधार पर माना जाता है। अब देखो एच सी रे के अनुसार मूल निवास स्थान मंडोर जोधपुर था। देखो अब आपसे पूछे कि प्रतिहार गुर्जर प्रत्यार राजवंश का जो एच रे के अनुसार है वो इनके अनुसार मूल निवास स्थान कौन सा था, तो आपको याद रखना है इनका मंडोर जोधपुर था, न कि पश्चिमी राजस्थान। यहाँ पे क्योंकि ऑप्शन के अंदर आपका क्या आएगा, पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा और अलग ऑप्शन आ जाएंगे, तो इनके अनुसार आपको जो राइट बिल्कुल फिक्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ना, तो वो आपका जाएगा मंडोर जोधपुर जाएगा। और अगर ऐसा पूछे कि प्रतिहार शासकों का जोधपुर या गटियाला अभिलेखों के आधार पर इनका स्थान कौन सा था, निवास स्थान था, मूल कौन था, तब आपको बताना गुजरात मतलब पश्चिमी राजस्थान। अगर आपसे ये पूछे ना एच सी रे के अनुसार पूछे तो आपको याद कर मंडोर जोधपुर, क्या मंडोर जोधपुर था, याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जामिन कैसे भी पूछ सकता है, आपको याद रखना है। एच सी के अनुसार पूछे तो मंडोर जोधपुर, और मतलब जोधपुर और गटियाला अभिलेखों के आधार पर पूछे ना तो गुजरात पश्चिमी राजस्थान आपको बताना है। चलो आगे देखो, आगे आपका है कि जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण भी गुर्जर प्रत्यारों की अवंती मतलब उज्जैन को शासक बताता है। ज्यादातर विद्वान उज्जैन को ही इनका मूल निवास मानते हैं, ज्यादातर जो विद्वान है ना वो इनको क्या उज्जैन को ही क्या इनका जो मूल निवास स्थान है ये मानते हैं साथियों। तो ज्यादातर एग्जाम को आपको क्या या तो मिलेगा आपको एच.सी. के अनुसार पूछेगा, या आपको जोधपुर या आपको गटियाला अभिलेखों के आधार पे पूछेगा। तो याद रख लेना साथियों, ये दोनों याद रख लेना, ये आपसे कभी कभी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर आपको एग्जाम के अंदर ये दोनों टॉपिक है ना इससे संबंधित ज्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हम याद रख लेते हैं, देखो एक बार वापस दोहरा देता हूं कि जैन ग्रंथ हरिवंश पुराण भी गुर्जर प्रत्यारों को अवंती, जो जैन ग्रंथ है ना हरिवंश पुराण, कौन सा हरिवंश पुराण है, ये भी क्या जो गुर्जर प्रत्यार है ना राजवंश वो इसको क्या अवंती उज्जैन का शासक बताता है। और ज्यादातर विद्वान है ना वे क्या उज्जैन को क्या साथियों इसको इनका मूल निवास स्थान मानते हैं, ये याद रख लेना। चलो आगे देखो चलो अब देखो गुर्जर प्रत्याहारों की उत्पत्ति को लेकर विद्वानों के मत। अब आपको बताना है, अब हम देखेंगे क्या देखेंगे साथियों कि गुर्जर प्रत्याहारों की उत्पत्ति को लेकर जो विद्वानों के मत है ना वो क्या है। देखो ईरानी मूल के है ना, ईरानी मूल के विद्वान है कनेडी, क्या ईरानी मूल के किसने बताया है, तो बताया कनेडी ने बताया। अब आपसे पूछे कि ईरानी मूल के जो बताया ना गुर्जर प्रत्याहार वंश है, इनको गुर्जर प्रत्याहारों को ईरानी मूल के किसने बताया, तो याद रखना कनेडी, कौन है, कनेडी बताया है। फिर देखो शक व युचि जातियों के वंशज है, ये किसने बताया है, तो ये बताया कनिगम ने। ध्यान से देख लेना साथियों, किसने बताया, कनिगम ने बताया। शक, ध्यान से देखो क्या शक व युचि जातियों का वंशज किसने बताया, कनिगम ने बताया। किसने बताया, कनिगम ने बताया है, रट लेना, याद रख लेना। ऊणों के वंशज बताया इस समय थे बुल्लर और हरल ने। देखो साथियों गुर्जर प्रत्याहारों को मतलब प्रत्याहारों को जो ऊणों का वंशज बताया ना ये किसने बताया, ये बताया सिमथ बुल्लर व हरल ने बताया है। लेकिन ऊणों से क्या है भारत की रक्षा की थी को किसने, प्रत्याहारों ने की थी, वो हमने अभी इस क्लास के अंदर पीछे पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो ऊणों के वंशज किसने बताया, तो विद्वान था इस तो कौन सा था, एक तो था स्मिथ था, एक दूसरा था आपका बुर्लर, और 3 नंबर आपका कौन सा था, हरनेले था। 3 नंबर आपका कौन सा था साथियों, हरनेले था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखो आपका जो अगला जो 4 नंबर आपका विद्वान था ना वो था आपका डॉक्टर भंडारकर। कौन था साथियों, डॉक्टर भंडारकर था। इसने क्या विदेशी गुर्जर जाति के वंशज बताए, इन्हें क्या जाति प्रत्याहारों को विदेशी गुर्जर जाति के वंशज है ये बताए हैं। इसके बाद में आपका अंतिम आता है देखो भारतीय मूल के। भारतीय मूल के
किसने बताया है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने बताया है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने बताया, फिर के ए मुंशी ने बताया। अब देखो भारतीय मूल के ज़्यादातर ये एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलेंगे कि भारतीय मूल के प्रत्यारों को किसने बताया है, इस संबंधित ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो याद रखना तीनों के यहाँ नाम है वो याद रखें। कौन एक तो आपका कौन सा है, एक नंबर आपका कौन सा साथियों, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है। दो नंबर आपका डॉक्टर दशरथ शर्मा है। दो नंबर आपका क्या साथियों, डॉक्टर दशरथ शर्मा है। और तीन नंबर है ना आपका ये कौन सा, तो के ए मुंशी। तीन नंबर आपका कौन सा साथियों, के एम मुंशी है। तो तीनों याद रखना भारतीय मूल की किसने बताया, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा है, डॉक्टर दशरथ शर्मा है, के एम मुंशी है। चलो आगे देखो, अब हम देखते हैं प्रतिहार राजवंश के जो शाखाएं हैं, प्रतिहारों की जो शाखाएं हैं ना वो देख लेते हैं। और यहीं से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वो स्टार्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये आपका स्टार्ट हो जाता है। तो देखो प्रतिहार राजवंश की अनेक शाखाएं थी। प्रतिहार राजवंश की साथियों अनेक शाखाएं थे, याद रखें। प्रतिहार राजवंश की क्या साथियों अनेक शाखाएं थी। नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाएं का उल्लेख किया है। अब देखो एग्जाम के अंदर आपको मतलब जो पिनाल बने कि कौन सा सुमलित है कौन सा असुमलित है, तो वहां पे ए बी सी ऐसे आएगा और उसके आगे क्या आ जाएगा, तो आपको बताना है। देखो मंडोर यहाँ पे आपको पूछा जाएगा नैन्सी के अनुसार प्रतिहारों की कितनी शाखाएं थी, तो उसके अंदर क्या अलग अलग ऑप्शन है। देखिए 36 आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे, 26 आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे, या आ जाएंगे 25 है, ऐसे आएंगे। तो याद रखना नैन्सी के अनुसार जो प्रतिहारों की शाखाएं थी ना वो थी आपकी 26। कितनी थी, 26 शाखाएं का उल्लेख है ये मिलता है, जिनमें मंडोर है, जालोर है, राजागढ़ है, कन्नौज है, उज्जैन है और बड़ौज के प्रतिहार अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ पे प्रसिद्ध भी पूछा कौन से प्रसिद्ध थे साथियों, तो यहाँ पे आपके थे एक तो मंडोर थे, एक जालोर के थे, एक राजोगढ़ थे, क्या है राजोगढ़ के थे, फिर कन्नौज के थे आपके, फिर उज्जैन के थे, किसके साथियों उज्जैन के थे, फिर बंडोज के थे, किसके साथियों बंडोज के थे। ये प्रतिहार है ना ये अधिक प्रसिद्ध थे। याद कर कितनी शाखाएं थी, 26 शाखाओं का उल्लेख मिलता है नैन्सी के प्रतिहारों ने। नैन्सी ने क्या प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख है ये किया है। चलो आगे देखो, आगे देखते हैं मंडोर की प्रतिहार। अब हम देखेंगे मंडोर की प्रतिहार, क्योंकि पिछले हमने देखा ना जो मंडोर है, राजौरगढ़ ये प्रतिहार, कन्नौज के, उज्जैन के प्रतिहार के प्रसिद्ध है। तो हम मंडोर की सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मंडोर के जो प्रतिहार है ना वो देखेंगे और इनका महत्व देख लेते हैं। पहले देखो इनका महत्व देखें ना, तो देखो साथियों प्राचीनता व महत्ता की दृष्टि, क्या साथियों प्राचीनता व महत्व की दृष्टि से राजस्थान में उदित होने वाली मंडोर की प्रतिहार शाखा सबसे महत्वपूर्ण है। ध्यान से देखो कि प्राचीनता व महत्व की दृष्टि से राजस्थान में उदित होने वाले मंडोर की प्रतिहार शाखा है ना ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब जानकारी है ना इसकी जानकारी है ये 836 का साथियों 836 ईस्वी के जोधपुर घटाले के 2 अभिलेखों से है। और इसकी जो जानकारी मिलती है ना साथियों मंडोर के प्रतिहारों की, ध्यान से देखो मंडोर के प्रतिहारों की जो जानकारी मिलती है ना साथियों वो मिलती है आपके 836 ईस्वी के जो जोधपुर अभिलेख है। कौन सा, एक तो जोधपुर लेख है आपका और एक आपका कौन सा साथियों गटियाला के 2 अभिलेखों से क्या साथियों प्राप्त होती है इसकी जानकारी। अब देखो इसका मूल पुरुष देख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर यही एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि मूल पुरुष, तो मूल पुरुष आपका गुरु हरिश्चंद्र मतलब रोहिला सिद्ध, चित्रानी पत्नी भद्रा से इनके 4 पुत्र हुए थे। अब देखो मतलब हरिश्चंद्र का 2 विवाह हुआ था, दोनों पत्नियां, एक तो थी आपकी ब्राह्मणी, दूसरी थी आपकी चित्रानी भद्रा। तो साथियों जो चित्रानी पत्नी थी उसके जो पुत्र हुए थे उसको मतलब क्षत्रिय प्रतिहार कहा गया था। और चित्रानी पत्री जो पत्नी है ना भद्रा, इनके 4 पुत्र, 4 पुत्र हुए थे, भोगभट्ट है, कदल है, रजिल है और दह। इन्होंने मिलकर क्या कहते हो मांडव्यूपुर मंडोर को जीता था। अब देखो यहां से देख लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको थोड़ा वेट कर देता हूं। देखो क्या मूल पुरुष इसका क्या साथियों वो था गुरु हरिश्चंद्र मतलब रोहिलादित्य सिद्ध था। अब देखो इनकी जो पत्नी थी ना दूसरी चित्रानी पत्नी जो थी भद्रा, इनके जो 4 पुत्र हुए थे कौन कौन से हुए थे, 4 पुत्र के नाम याद रख लेना, दोबारा करा देता हूं। भोगभट्ट कौन है क्या आपका, एक तो है भोगभट्ट, दूसरा आपका क्या साथियों कदल है, दूसरा क्या आपको कदल है, 3 नंबर आपका आता है रजिल, उसके बाद में आता है आपका 4 नंबर दह। ये इसके 4 पुत्र थे, चित्रानी पत्नी भद्रा के, हरिश्चंद्र का दूसरा जो पत्नी थी ना चित्रानी इसकी। तो फिर देखो इसका इन्होंने क्या मिलकर साथियों मांडव्यूपुर मतलब मंडोर को जीता था। इनके मिल को क्या साथियों इन प्रतिहारों ने मिलकर क्या साथियों मंडोर को जीता था। तो याद रख लेना। चलो आगे देखते हैं। अब देखो चलो आगे देखते हैं इसके बाद में देखते हैं हम रजिल। अब देखते हैं हम क्या देखते हैं साथियों रजिल देखते हैं। तो इसी से क्या साथियों इसी से मंडोर के प्रतिहारों की वंशावली शुरू होती है। देखो अब हम बात करें जो 4 पुत्र थे ना साथियों उसमें देखो रजिल है साथियों, आपका रजिल आ जाता है हरिश्चंद्र का पुत्र, चित्रानी भद्रा का पुत्र कौन सा है रजिल। तो इसी से क्या साथियों जो मंडोर के प्रतिहार उसकी क्या साथियों वंशावली है ये शुरू होती है। और इस
इसका पोता नागभट्ट प्रथम नाहड़ इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था। और इसका जो पोता था ना साथियों, इसका पोता रजियल का जो पोता था ना साथियों, नागभट्ट प्रथम, क्या साथियों, नागभट्ट प्रथम नाहड़ मतलब इस वंश का प्रथम पराक्रमी शासक था या राजा था, याद रख लेना, नागभट्ट प्रथम था रजियल का पोता। चलो आगे देखो, इसके बाद में हम देखो क्या है कि नागभट्ट प्रथम ने मंडोर से 60 मील दूर मेड़ता को अपनी राजधानी बनाया था। अब देखो साथियों, याद रखना है कि मतलब मेड़ता को राजधानी है ये किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। पहला प्रश्न ये इससे बन गया। इस प्रश्न के अंदर देखो प्रत्येक पेज है ना, इस प्रत्येक पेज से 3 या 4 प्रश्न बन रहे हैं और ये सभी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा भी जरूर, तो एक बार आप ध्यान से पढ़ो करो। तो देखो आप यहाँ पे क्या होती हो, आपको याद रखना है कि मेड़ता को अपनी जो राजधानी बनाया था ये किसने बनाया था, ये बनाया था नागभट्ट प्रथम ने बनाया था 60 मील दूर। कितने साथियों, मंडोर से 60 मील दूर बनाया था। अब देखो इसके बाद में आता है आपका शिलुक। तो साथियों इस वंश की 10वीं पीढ़ी में शिलुक नामक शासक हुआ था। इस वंश की जो 10वीं पीढ़ी थी ना उसमें क्या साथियों, एक शिलुक नामक है ये शासक हुआ था, जिसने वल मंडल के शासन देवराज भाटी को पराजित किया था। जिसने क्या साथियों, किसको पराजित किया था, वल मंडल के शासक था ना तो देवराज भाटी, इसको क्या साथियों पराजित है ये किया था। इसकी 2 रानियां थी, इसकी क्या साथियों, जो शिलुक है ना शिलुक, इसकी 2 रानियां थी, एक तो थी भाटी रानी पद्मिनी और दूसरी थी दुर्बल देवी। इनके 2 पुत्र बाकू और क्या कुकु होते हैं, इनके 2 पुत्र है ना, एक तो हुआ था बाकू और दूसरा हुआ था क्या हुआ था साथियों, कुक का हुआ था, ये याद रख लेना। तो ज्यादातर प्रश्न आपको है ना यहाँ से देखने को मिलेगा कि मेड़ता को अपनी राजधानी सर्वप्रथम किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी नागभट्ट प्रथम ने। कितनी दूर, तो मंडोर से 60 मील दूर। चलो आगे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या बाउक, देखिए यहाँ पे बाउक है, क्या साथियों बाउक आएगा, क्या आएगा, बाउक आएगा, याद रख लेना, ध्यान से देख लेना, बाउक। एक बार वापस मैं लिख देता हूँ मिटा के, क्या आएगा, बाउक आएगा, थोड़ी मिस्टेक हुई यहाँ से, क्या आएगा, बाउक है ना। ये शिलुक के बाद शासक बना था और इसने शत्रु राजा मयूर को कुप्पा के युद्ध में क्या साथियों पराजित किया था। और 1800 मतलब सॉरी 1800 नहीं 800 है, 837 ईस्वी की जो जोध परिस्थिति ने इसमें अपने वंश का क्या साथियों वर्णन किया था। ये यहाँ पे क्या है, याद रख लें। इसके बाद में आता है आपका कुकुर। तो कुकुर ना ये बाउक आएगा यहाँ पे, बाउक है। तो बाउक के बाद शासक बना था इसने गठियाला का अभिलेख मतलब 861 ईस्वी उत्कीर्ण करवाया तथा गठियाला और मांडोर में कैसे तो जय स्तंभ स्थापित करवाया था। यह मेरू मतलब मारवाड़, मान मतलब जैसलमेर, वल तमनी मतलब मालानी आदि क्षेत्रों में लोकप्रिय थे। ये कहाँ पे लोकप्रिय थे साथियों, याद रखना कहाँ पे लोकप्रिय थे, तो मरु मारवाड़ के अंदर, मांड मतलब जैसलमेर में, वल है, तमनी है, मालानी आदि क्षेत्रों में क्या साथियों ये क्या थे, लोकप्रिय थे। तो याद रख लेना साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद में जो आपका अगला टॉपिक आता है वो आता है पत्तन दहेज घटना। इसके बाद में याद कर पत्तन दहेज घटना साथियों ये हुई थी 1145 ईस्वी में सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से ज्ञात होता है। जो पत्तन मतलब दहेज घटना है ना ये आपको कहां से प्राप्त होती है, तो 1145 ईस्वी के सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से क्या साथियों ज्ञात होता है कि 12वीं शताब्दी के मध्य मंडोर के आसपास चौहानों का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। मतलब 12वीं शताब्दी ना साथियों, 12वीं कब साथियों, 12वीं, यहाँ पे याद रखना 12वीं शताब्दी के मध्य है ना साथियों मंडोर के आसपास चौहानों का साथियों प्रभुत्व स्थापित हो गया। मतलब जो गुर्जर प्रदेश इसका पतन हो गया था। मतलब ज्यादातर वहां पे क्या साथियों 12वीं शताब्दी के आसपास है ना मध्य, इसके मध्य या आसपास है चौहानों का प्रभुत्व ये स्थापित हो गया था। ये याद कब साथियों, तो 1145 ईस्वी का सहजपाल चौहान के मंडोर अभिलेख से ये ज्ञात होता है, ये याद रखना। फिर देखो साथियों कि मंडोर का दुर्ग इंदा शाखा के अधिकार में था। देखो मंडोर का जो दुर्ग है ना ये इंदा शाखा इसके अधिकार में था। इंदा शाखा के प्रतिहारों ने हमीर परिहार के आक्रमणों से परेशान होकर 1395 ईस्वी में राव वीरम राठौड़ के पुत्र चुंडा को मंडोर का दुर्ग दहेज में दे दिया था। और इसके साथ ही क्या साथियों मंडोर पर राठौड़ों का आधिपत्य हो गया था। इसके साथ ही क्या साथियों मंडोर पर क्या है, किसका आधिपत्य हो गया था, तो याद रखना मंडोर का किसका आधिपत्य हो गया था साथियों, राठौड़ों का हो गया था। किसका, राठौड़ों का आधिपत्य ये हो गया था। तो यहाँ पे ये ध्यान देने वाली योग्यता साथियों ध्यान से देखना कि 1395 ईस्वी में राव वीरम राठौड़ के पुत्र चुंडा को मंडोर का दुर्ग ये दहेज में दे दिया था। और इसके साथ ही क्या साथियों मंडोर पर राठौड़ों का आधिपत्य ये हो गया था। चलो आगे देखो।
इसके बाद में हमारा जो टॉपिक रहता है ना, देखो जालोर, उज्जैन, कनौज के गुज्जर प्रतिहार। अब हम देखते हैं किसके साथियों, जालोर है, उज्जैन है, कनौज है, इसके गुज्जर प्रतिहार देख लेते हैं। तो संस्थापक देखो पहले क्या साथियों, संस्थापक देखो तो उज्जैन के प्रतिहारों में राजनीतिक शक्ति का उदय नागभट्ट प्रथम 730 ईस्वी से 760 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ था। अब देखो उज्जैन में प्रतिहारों में राजनीतिक शक्ति का जो उदय है ना, ये नागभट्ट प्रथम के समय साथियों 730 ईस्वी 760 ईस्वी के नेतृत्व में हुआ था। और नागभट्ट प्रथम का दरबार है ना, मतलब दरबार वो नागावलोक का दरबार कहलाता था। अब देखो नागभट्ट प्रथम का दरबार ये क्या कहलाता था, किससे संबंधित था, तो याद कर लेना क्या कहलाता था साथियों, नागावलोक का दरबार कहलाता। क्या कहलाता था, नागावलोक का दरबार कहलाता था। इन्हें जालोर है, उज्जैन है, कनौज के प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाए। इन्हें क्या साथियों, जालोर, उज्जैन व कनौज के जो प्रतिहार वंश का संस्थापक है ये माना जाता है। इसके बाद में आती है उपाधियां। इसकी जो उपाधि देखो साहित्य में ने रघुकुल तिलक और रघुकुल मुक्तामणि कहा गया है। किसको कहा गया है साथियों, जो नागभट्ट प्रथम को साथियों साहित्य में इन्हें क्या साथियों रघुकुल तिलक कहा गया है और रघुकुल साथियों मुक्तामणि भी कहा गया है। ये आप क्या साथियों याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या कहा गया है, एक तो कहा गया है रघुकुल तिलक है, यहाँ पे देखो रघुकुल तिलक कहा गया उपाधि इसकी, और एक कहा गया है रघुकुल मुक्तामणि। चलो आगे देखो, इसके बाद में आगे देख लेते हैं आपकी उपलब्धि। इसकी उपलब्धि भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो अरब आक्रमणों का सफल प्रतिरोध किया। देखो अरब आक्रमण हुए थे उसका सफल विरोध किया था। ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक नारायण कहा गया। देखो म्लेच्छों का नाशक है, ये कौन से परिस्थिति के अंदर मिलता है नागभट्ट प्रथम के बारे में, तो ये मिलता है साथियों ग्वालियर परिस्थिति के अंदर। ग्वालियर परिस्थिति में नागभट्ट प्रथम को म्लेच्छों का नाशक नारायण कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रख लें, बहुत ही क्या आपका इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर परिस्थिति के अंदर नागभट्ट प्रथम को साथियों म्लेच्छों का नाशक नारायण कहा गया है। अब देखो अरब लेखक अल बलादुरी के अनुसार खलीफा आसिम के सेनापति उज्जैन को नहीं जीत पाए। देखो साथियों किसके अनुसार साथियों, तो जो अरब लेखक है ना, कौन सा, अल बलादुरी के अनुसार जो खलीफा आसिम के सेनापति है ना, वो क्या उज्जैन को नहीं जीत पाए थे। ये आप नोट कर लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। फिर देखो उसके बाद में आता है आपका राष्ट्रकूट, मतलब राजा दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्यगर्भ यज्ञ किया था और गुर्जर नरेश नागभट्ट प्रथम को द्वारपाल नियुक्त किया था। और क्या साथियों इनको जो नागभट्ट प्रथम इसको क्या साथियों द्वारपाल है ये नियुक्त किया था। चलो आगे देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मैटर्ड है, ये पेज पूरा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो या इसका नोट कर लेना। चलो आगे देखो, इसके बाद में आते हैं जो आगे के जो शासक है ना वो देखो। इसके बाद में जो आगे के शासक है ना 1760 से 1783 ईस्वी के, वो देख लेते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका कुकुक आता है या कुकुस्त आता है, तो नागभट्ट प्रथम के पश्चात आया था उसका भतीजा है ना कुकुक, उज्जैन का शासक बना था। देखो नागभट्ट प्रथम के पश्चात उनका भतीजा बना था साथियों कुकुक, उज्जैन का शासक ही बना था। और इसके संबंध में अधिक जानकारी नहीं मिलती है साथियों, तो ये याद रखना कि नागभट्ट प्रथम के बाद उज्जैन का शासक कौन बना था, तो उनका भतीजा बना था कुकुक। ये आप क्या है याद रख लेना। इसके बाद में आता है आपका देवराज। तो कुकुक के उपरांत इसका छोटा भाई देवराज उज्जैन के सिंहासन पर बैठा था। मतलब कुकुक देखो सबसे पहले उज्जैन पर बैठा था, मतलब नागभट्ट प्रथम बैठा, उसका भतीजा बैठा था कुकुक, और कुकुक के बाद में देवराज बना था। मतलब कुकुक के उपरांत जो इसका छोटा भाई था ना वो बना था देवराज उज्जैन के शासन पर। और इसके बाद में देखो शासन काल, तो कुकुक का देवराज का शासन काल है ना ये 760 से 783 ईस्वी तक रहा था। मतलब कुकुक व देवराज का शासन काल है ना साथियों ये कितना रहा था, तो यहाँ पे दे रखा है 760 ईस्वी से 783 ईस्वी तक इसका रहा था। तो आज की क्लास के अंदर बस इतना ही है। उसके बाद में जो आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमको मिलती है। तो आज की क्लास का समापन हम करते हैं और कल आ जाना, कल आपको 5:30 बजे का ये क्लास वापिस आपको अन्य आगे टॉपिक है क्लास नंबर 4 है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो लास्ट में हम आपसे इतनी गुजारिश करेंगे साथियों, तो क्लास को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना, और रोजाना सुबह क्या आप में आ रही 10:30 बजे, कितने साथियों 10:30 बजे, मतलब 10:30 सुबह क्या साथियों हमारी प्रैक्टिस सेट, क्या साथियों प्रैक्टिस सेट आती है, वो आने वाला 32 आने वाला है। तो रोजाना प्रैक्टिस सेट कराते कितने 50 प्रश्नों का सीटी परीक्षा से संबंधित, राजस्थान इतिहास है, राजस्थान कला संस्कृति है, राजस्थान भूगोल है, सभी से टॉपिक रोजाना अलग अलग प्रश्नों के साथ आते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ सभी बंदे आते हैं। तो आप भी आ जाना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।